नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री का आज ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे चंद राजवंश के बारे में। चंद राजवंश में हमने अभी तक यानी जो पिछले लेक्चर था चंद राजवंश का, उसमें हमने सोमचंद से लेकर रुद्रचंद तक आपको कंप्लीट करा दिया था। रुद्रचंद के बाद जो चंदवंश का शासक आता है वो है लक्ष्मी चंद, जो कि 46वां शासक है चंदवंश का, और इसका शासनकाल माना जाता है दोस्तों 1597 से लेकर 1621 तक। अब आप इसके शासन काल को देखकर यहाँ पे लगा सकते हैं कि इस समय दिल्ली पर कौन बैठा। दिल्ली सल्तनत यानी उस समय मुगल वंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था, और मुगल वंश का उस समय राजा कौन था दोस्तों, वो था जहांगीर। जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी में किसका वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है लक्ष्मी चंद का, क्योंकि लक्ष्मी चंद किसका समकालीन था, वो था आपका जहांगीर का समकालीन। इसलिए जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी में यहाँ पे लक्ष्मी चंद का वर्णन देखने को मिलता है। अगर हम गढ़वाल की बात करें, क्योंकि समकालीन जो राजा है उनके बारे में बात करना जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो गढ़वाल का शासक था इस समय मानशाह। कौन था इस समय गढ़वाल का शासक? मानशाह। तो मानशाह गढ़वाल का शासक, जो कि लक्ष्मी चंद का समकालीन था, और लक्ष्मी चंद ने मानशाह के खिलाफ 8 बार आक्रमण किया था दोस्तों। इसमें से जो 7 आक्रमण थे इसमें ये हारा था, लेकिन अंतिम जो आक्रमण था उसमें इसको जीत प्राप्त हुई थी। और अंतिम आक्रमण में मानशाह यानी मानशाह जो गढ़वाल का राजा था, इसका सेनापति था खतर सिंह। या आप लगा सकते हो जो गढ़वाल सेना थी उसका सेनापति था खतर सिंह। तो अंतिम युद्ध में, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, अंतिम युद्ध में खतर सिंह यहाँ पे मारा जाता है। खतर सिंह मारा गया, ठीक है। तो खतर सिंह यहाँ पे मारा जाता है, और इसलिए आज कुमाऊं में क्या मनाया जाता है, खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है ये इसी दिन से शुरुआत है, क्योंकि 7 युद्ध हार जाने के बाद अंतिम युद्ध जब लक्ष्मी चंद जीता था, और इसमें खतर सिंह नामक सेनापति, जो कि गढ़वाल सेना का सेनापति था, वो मारा गया। तो इस खुशी में इसने अंतिम युद्ध विजय की खुशी में इसने खतड़वा त्योहार की शुरुआत की थी कुमाऊं में। तो इसलिए कुमाऊं में क्या मनाया जाता है, खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। तो यहां तक आपके क्लियर हो गया। अब देखो, लक्ष्मी चंद को यहाँ पे लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। लखुली बिराली, लखुली बिराली अब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो इसने गढ़वाल के राजा मानसा के खिलाफ 8 बार जब आक्रमण किया था, उसमें 7 युद्ध ये हार जाता है। और इसमें इसीलिए इसको क्या कहा गया कुमाऊं में, लखुली बिराली। यानी आप कह सकते हैं बिल्कुल एक डरपोक किस्म का आदमी जो इतने युद्ध हार चुका है। तो लखुली बिराली के नाम से किसको जाना जाता है, लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे चंदों की वंशावली में लक्ष्मी चंद को क्या कहा गया है, लक्ष्मी चंद्र कहा गया है। जबकि मानोदय काव्य में इसको क्या कहा गया दोस्तों, लक्ष्मण चंद कहा गया है, और भुनाकोट ताम्रपत्र में इसे लक्ष्मण चंद के नाम से जाना गया है। तो लक्ष्मी चंद्र है या लक्ष्मण चंद है या लक्ष्मण चंद, ये तीनों एक ही है जिसको कहा जाता है लक्ष्मी चंद। साथ ही साथ लक्ष्मी चंद को यहाँ पे लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। लखुली बिराली। अब देखो लखुली बिराली के नाम से किस लिए इसको जाना जाता है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसने 8 बार आक्रमण किया था। 8 बार इसने युद्ध लड़ा था, किसके खिलाफ, मानसा के खिलाफ, जिसमें ये 7 युद्ध हार जाता है। और 7 युद्ध हारना किसी राजा के लिए क्या है, मतलब बहुत ही लज्जाजनक बात है। और इसलिए इसको मतलब एक डरपोक राजा की संज्ञा इसको दी गई है। लखुली बिराली की संज्ञा इतिहासकारों ने किसे दी है, लक्ष्मी चंद को दी है। इसको लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। तो लखुली बिराली किसे कहा जाता है, लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। लक्ष्मी चंद का एक बड़ा भाई भी था, शक्ति गुसाई। शक्ति गुसाई, ठीक है। और ये जो शक्ति गुसाई था ये आपका जन्मांध था, यानी जन्म से ये अंधा था। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे लक्ष्मी चंद ने एक तो पुराने जीर्ण मंदिरों का इसने निर्माण कराया। बहुत सारे पुराने जो जीर्ण मंदिर थे जिनकी दयनीय स्थिति थी उस समय, इसका इसने जीर्णोद्धार कराया या पुनर्निर्माण कराया। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार ये किसने कराया, तो ये कराया लक्ष्मी चंद ने 1602 में, ठीक है। 1602 ईस्वी में इसने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और गढ़वाल शासक मानसा के खिलाफ इसने 8 बार आक्रमण किया, जिसमें ये 7 युद्ध हारता है, अंतिम युद्ध ये जीतता है, जिसमें गढ़वाल सेनापति खतर सिंह मारा जाता है। और उसी खुशी में कुमाऊं में यहाँ से शुरू हुआ था खतड़वा त्योहार मनाना। लक्ष्मी चंद ने यहाँ पे 2 न्यायालय या 2 कचहरियों की इसने स्थापना की, न्योवाली और बिष्ठाली। ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपोर्टेंट है। न्योवाली और बिष्ठाली नामक कचहरियों की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों लक्ष्मी चंद ने। अब देखो जो यहाँ पे न्योवाली था, ये कचहरी थी आपकी समस्त जनता के लिए। समस्त जनता के जो भी
न्यायालय संबंधी मामले देखे जाते थे, वो देखे जाते थे न्योवाली में। जबकि बिस्टाली जो कचहरी थी दोस्तों, ये थी आपकी सैनिक मामलों के संबंधित। सैनिक मामलों का निपटारा जहां भी देखा जाता था, जिस कचहरी में देखा जाता था, वो थी आपकी बिस्टाली कचहरी। तो न्योवाली और बिस्टाली नामक कचहरियों की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लक्ष्मी चंद ने। साथ ही साथ लक्ष्मी चंद ने यहाँ पे राज्य कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा था। नंबर 1 सरदार, सरदार जो कि परगने का शासक होता था, क्योंकि उस समय जो राज्य था वो परगनों में भी विभाजित रहता था। तो परगने का शासक ये कौन होता था? ये होता आपका सरदार। फौजदार जो कि सेना का अधिकारी, सैन्य अधिकारी, ये कौन होता था? फौजदार। और जो नेगी होता था, ये राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे जो कि अनाज के रूप में क्या लेते थे? कर लेते थे, जिसको दस्तूर कहा जाता था। दस्तूर या इसको नेग के नाम से भी जाना जाता था। तो नेग लेने वाला नेगी। तो नेगी क्या लेते थे? गांव से अनाज के रूप में कर या दस्तूर या नेग लेते थे, इसलिए उनको नेगी कहा जाता है। तो सरदार हो गया परगने का शासक, फौजदार हो गया सैन्य अधिकारी, और नेगी हो गया दस्तूर अनाज के रूप में लेने वाला या नेग अनाज के रूप में लेने वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विजय चंद जो कि 48वां शासक था, चंद शासक विजय चंद 1624 से 1625, इसका यहाँ पे शासनकाल जो रहा बहुत ही अल्प रहा, यहाँ पे मतलब लगभग 1 वर्ष का। इसका यहाँ पे बसु पुरोहित को उसने चंपावत में पंचोली नामक व्यक्ति की जमीन दान की थी। ऐसा इसके यहाँ पे ताम्रपत्र, पाभे ताम्रपत्र जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ, उसमें उल्लेख मिलता है कि बसु पुरोहित को इसने चंपावत में पंचोली नामक व्यक्ति को इसने जमीन दान की थी। अब इसके संबंध में यह है कि इसकी हत्या की थी सुखराम कार्की ने, क्योंकि इसके समय इसके दरबार में काफी षड्यंत्र रचे गए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि विजय चंद ने जो आधुनिक बुलंदशहर है वहां पर स्थित एक अनूप शहर था, जहां की बड़गुजर की पुत्री से इसने विवाह किया था। और बड़गुजर जो होते थे उनसे चंद राजाओं के क्या नहीं होते, या चंद वंश के उनके साथ रिश्ते नहीं लगते थे, लेकिन इसने बड़गुजर की पुत्री से विवाह किया, जिसके कारण यहाँ पे इसके दरबार में क्या हो गया? विद्रोह हो गया, और सुखराम कार्की ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो सुखराम कार्की, विजय चंद की हत्या किसने की? तो वो की थी सुखराम कार्की ने। और मैंने आपको बता दिया कि क्यों की थी, क्योंकि इसने बड़गुजर की पुत्री से विवाह किया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उसके बाद चंद वंश का जो 49वां शासक हुआ वो हुआ त्रिमल चंद। त्रिमल चंद का शासनकाल माना जाता है 1625 से लेकर 1638 तक। अब देखो शुरुआती जो इसका राज्य रहा है वो भी षड्यंत्रों से घिरा रहा है, क्योंकि इससे पहले विजय चंद की हत्या हो चुकी थी। तो शुरुआत में त्रिमल चंद कहाँ जाता है? गढ़वाल चले जाता है, और उसमें जो गढ़वाल का शासक था वो था आपका महिपत शाह। तो महिपत शाह की शरण में चले जाता है कौन? त्रिमल चंद। और महिपत शाह की मदद से ही ये चंद वंश का राजा बनता है। त्रिमल चंद किसकी मदद से राजा बनता है? महिपत शाह की मदद से। जब ये राजा बनता है तो सबसे पहले क्या कार्य करता है कि जो विजय चंद का हत्यारा था, विजय चंद का हंता था सुखराम कार्की, या जिसको संग्राम कार्की के नाम से भी जाना जाता है, उसको ये मरवा देता है। तो सुखराम कार्की की हत्या किसने करवाई? वो कराई त्रिमल चंद ने। साथ ही साथ त्रिमल चंद का एक गड्यूड़ा ताम्रपत्र मिलता है, जिसमें इसको महाराज कुमार भी कहा गया है। गड्यूड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को क्या कहा गया दोस्तों? महाराज कुमार कहा गया है। आगे जो 50वां शासक हुआ चंद वंश का वो हुआ बाज बहादुर चंद। इसके बारे में काफी रोचक तथ्य मिलते हैं, और यहाँ से एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बाज बहादुर चंद 50वां शासक, जिसका शासनकाल माना जाता है 1638 से लेकर 1678 तक। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर की स्थापना कहाँ की? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर का जो बाजपुर नगर है वो किसने बसाया है? बाज बहादुर चंद ने। साथ साथ इसका एक कर्मचारी था काशीनाथ, और काशीनाथ ने क्या किया? काशीपुर नगर की स्थापना की 1639 में। 1639 में काशीनाथ नामक व्यक्ति ने काशीपुर नगर बसाया, जो कि कहाँ स्थित है आपका? ये भी आपका उधम सिंह नगर में स्थित है। अब देखो बाज बहादुर चंद के कुछ प्रमुख आक्रमणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक तो इसके समय तिब्बती आक्रमण हुए थे, और इन तिब्बती आक्रमणों का इसने सफलतापूर्वक यहाँ पे सामना किया था। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो था तराई क्षेत्र में, जो नौलखिया माल है या 84 माल जिसको कहा जाता था, तराई क्षेत्र को, वहां पे कटेहरी राजपूतों ने क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। और ये कटेहरी राजपूतों को किसका संरक्षण प्राप्त था? शाहजहां का। अब अगर बाज बहादुर चंद कटेहरी राजपूतों से सामना करता था, उसको शाहजहां जो कि मुगल वंश का शासक था, इससे उसको दुश्मनी लेनी पड़ती थी। तो इसलिए बाज बहादुर चंद किसके दरबार में जाता है? बादशाह शाहजहां के दरबार में ये जाता है, और वहां पे शाहजहां से ये भेंट करता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा चंद शासक शाहजहां के दरबार में गया? तो वो गया आपका बाज बहादुर चंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
तो शाहजहां के दरबार में ये जाता है और शाहजहां से जब ये भेंट करता है तो शाहजहां क्या करता है, इसको जो ये तराई क्षेत्र था जहां पे कटेरी राजपूतों ने आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया, तो तराई क्षेत्र को पुनः बाज बहादुर चंद को लौटा देता है शाहजहां। शाहजहां के कहने पर कटेरी राजपूत वहां से चले जाते हैं। बाज बहादुर चंद का एक अन्य आक्रमण हुआ कत्यूरियों के खिलाफ। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरियों का गढ़ हुआ करता था उस समय मनिलागढ़। अब ये मनिलागढ़ कहाँ है आपका, ये था उस समय अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे बाज बहादुर चंद क्या करता है कि कत्यूरियों के मनिलागढ़ पर आक्रमण करके उनको यहाँ से खदेड़ देता है। और अब देखो ये माना ये है उत्तराखंड, इधर आपका ये गढ़वाल हो गया, ये हो गया कुमाऊं, यहाँ पे अल्मोड़ा है। तो मंडलागढ़ पर आक्रमण कर देता है बाज बहादुर चंद और कत्यूरी इस ओर चले जाते हैं, यहाँ और खदेड़ देता है। कत्यूरी चले गए गढ़वाल की पूर्वी सीमा की ओर। यहाँ पे उस समय हुआ करता था खैरागढ़ किला और कत्यूरी गढ़वाल के खैरागढ़ किले पर अधिकार कर लेते हैं। अब गढ़वाल का शासक यहाँ पे परेशान हो जाता है, तो गढ़वाल का शासक अपने विश्वसनीय व्यक्ति गोला भूप सिंह रावत को भेजता है कत्यूरी के खिलाफ आक्रमण करने। गोला भूप सिंह रावत की पुत्री का नाम क्या था आपका, तीलू रोतेली। तीलू रोतेली के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। गढ़वाल की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तीलू रोतेली को कहा जाता है। तो तीलू रोतेली के पिता गोला भूप सिंह रावत यहाँ पे आक्रमण करते हैं कत्यूरी के खिलाफ और वहां पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ तीलू रोतेली के 2 भाई भी उस युद्ध में मारे जाते हैं। उसके बाद तीलू रोतेली इन कत्यूरियों का क्या करती है, वहां पे उनसे बदला लेती है अपने पिता और भाइयों का। तो तीलू रोतेली के बारे में हम एक विशेष वीडियो में चर्चा करेंगे, या जो हमारा गढ़वाल वंश जब शुरू होगा तो वहां पे हम उनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। वैसे हमने एक वीडियो बना रखी है उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियां, प्रमुख व्यक्ति, तो उसमें हमने तीलू रोतेली के बारे में भी काफी डिटेल्स में बताया गया है। तो आप यूट्यूब में उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बाज बहादुर चंद है, अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसने मनिलागढ़ पर आक्रमण किया था कत्यूरियों के। बढ़ते आगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाज बहादुर चंद ने क्या किया कि जो कैलाश मानसरोवर यात्री थे उनको गूंठ भूमि दान की थी। ये गूंठ भूमि क्या होती है, हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन बना था हाल ही में कि गूंठ भूमि क्या होती है। तो जो मंदिरों की देखभाल और मंदिरों के खर्च के लिए दी जाती है भूमि, मंदिरों के लिए, ठीक है, मंदिरों के लिए जो प्रदान की जाती है भूमि राजा द्वारा, उसे कहा जाता था उस समय गूंठ भूमि। तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों को गूंठ भूमि किसने दान की थी, वो की थी यहाँ पे बाज बहादुर चंद ने। साथ ही साथ इसने थल पिथौरागढ़ स्थित हथिया देवाल मंदिर, हथिया देवाल मंदिर है आपका पिथौरागढ़ में स्थित, इसका निर्माण भी किसने कराया था, बाज बहादुर चंद ने कराया था। ऐसा माना जाता है कि जो हथिया देवाल मंदिर है, ये कारीगर ने जिसने भी इस मंदिर का निर्माण किया था, जिस व्यक्ति ने, उसने इसको एक हाथ से बनाया था, इसलिए इसको हथिया देवाल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण किसने कराया, बाज बहादुर चंद ने। उसके बाद भोटियों और तिब्बतियों पर इसने सिरती कर लगाया। सिरती कर क्या होता था, ये नकद कर होता था। तो भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर किसने लगाया, ये लगाया आपका बाज बहादुर चंद ने। और 1 दिन के बेगार से अधिक लिए जाने पर प्रतिबंध इसने लगाया था, यानी 1 दिन से ज्यादा आप किसी से बेगार नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि बेगार पर पहला ऐतिहासिक प्रतिबंध जो लगाया था वो किसने लगा दिया था, बाज बहादुर चंद ने लगाया था। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में नोट करनी है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे साथ साथ नोट करके जाना है। उसके बाद इसने कुछ प्रमुख पदों का सृजन किया था, जैसे पनेरू। पनेरू क्या होता है, जो ये पानी भरने वाला होता था, पनेरू। उसके बाद फुलेरिया, ये होता आपका फल लाने वाला, फल और फूल लाने वाला फुलेरिया। हरबोला क्या होता था, तो राज परिवार को जगाने वाला, राज परिवार को जगाने वाला क्या होता था, हरबोला होता था। और मठपाल जो कि मंदिरों की रक्षा करता था, मंदिरों की रक्षा कौन करता था, तो ये करता था आपका मठपाल। तो ये सारे पदों का सृजन किसने किया, बाज बहादुर चंद ने। पनेरू पानी लाने वाला, फुलेरिया फूल और फल लाने वाला, हरबोला जगाने वाला राज परिवार को, और मठपाल जो कि मंदिरों की रक्षा करता था। तो ये सारे फैक्ट आपको बाज बहादुर चंद के बारे में नोट करने हैं। बाज बहादुर चंद के बाद चंद्रवंश का शासक बनता है यहाँ पे उद्योत चंद। ये 51वां शासक है चंद्रवंश का, और इसका शासनकाल माना जाता है 1678 से लेकर 1698 तक। ये था बाज बहादुर चंद का ज्येष्ठ पुत्र, जो कि बाज बहादुर चंद के बाद चंद्रवंश का शासक बनता है। इसका एक ताम्रपत्र मिलता है, बरम ताम्रपत्र, 1679 में। 1679 में इसका बरम ताम्रपत्र मिलता है पिथौरागढ़ से, जिसमें उल्लेख मिलता है कि इसकी धायमा थी जो कि बीमार पड़ी थी, और उसका इलाज किसने कराया, इसके राजवैद्य वरद जोशी ने।
और इस उपलक्ष्य में उद्योत चंद ने वरद जोशी को क्या किया था, भूमि दान की थी। तो राजवैद वरद जोशी किसका राजवैद था, वो था उद्योत चंद का। उसके बाद भारती चंद के बाद ये पहला शासक था जिसने डोटी नरेशों से संघर्ष किया था, और इसने भयंकर संघर्ष किया था, यहां तक कि इसने डोटी नरेशों की शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी दोनों पर इसने अधिकार भी कर लिया था। तो डोटी नरेशों पर इसने काफी संघर्ष किया था इनके खिलाफ। अब देखो इसका जो समकालीन डोटी नरेश था उद्योत चंद का, वो था आपका देवपाल। उस समय डोटी नरेश कौन था, देवपाल था। अब देखते हैं उद्योत चंद ने अपना डोटी अभियान किस प्रकार चलाया। यहाँ पे आप समझ गए कि इसका जो समकालीन डोटी नरेश था उद्योत चंद का, वो था देवपाल। तो ये देवपाल क्या करता है कि इसके उस समय कुमाऊं पर आक्रमण कर देता है और काली कुमाऊं क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेता है। तो एक बार तो ये जो उद्योत चंद है ये किसको भगा देता है, यहाँ से देवपाल को भगा देता है। लेकिन पुनः जब ये आक्रमण करता है उद्योत चंद पर, तो उद्योत चंद डोटी की ओर चले जाता है, वहां पे इसको धकेलते हुए इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर आक्रमण कर देता है 1683 में। तो आ सकता है एग्जाम में कि डोटी नरेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी उस समय जो अजमेरगढ़ हुआ करती थी नेपाल में, उस पर अधिकार किसने किया, तो वो किया उद्योत चंद ने। पुनः ये वापस आता है, लेकिन पुनः क्या करता है, जो आपका देवपाल था डोटी नरेश, ये दोबारा आक्रमण करता है कुमाऊं में, और दोबारा फिर उद्योत चंद क्या करता है, फिर आक्रमण करता है और 1688 में डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद जो ये डोटी नरेश देवपाल था ये हार मान लेता है और इसको कर देने लग जाता है, लेकिन पुनः कुछ समय बाद फिर वो कर देना बंद कर लेता है। और उसके बाद होता है जुराइल दीपाइल कोट युद्ध। ये युद्ध ऐसा माना जाता है कि ये लगभग हुआ था 1696 में। कब होता है ये युद्ध, जुराइल दीपाइल कोट युद्ध 1696 में होता है। 1696 में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये हुआ था उद्योत चंद और डोटी नरेश देवपाल के मध्य। और इसमें जो ये उद्योत चंद ये हार जाता है और इसका जो सेनापति था चंद सेनापति शिरोमणि जोशी, ये जुराइल दीपाइल कोट युद्ध में मारा जाता है। तो शिरोमणि जोशी किसका सेनापति था, उद्योत चंद का सेनापति था। और ये किस युद्ध में मारा गया, जुराइल दीपाइल कोट युद्ध, जो कि 1696 में लड़ा गया था उद्योत चंद और डोटी नरेश देवपाल के मध्य। तो ये हो गया इसका डोटी अभियान। समझ में आ गया होगा आपको। ग्रीष्मकालीन राजधानी शीतकालीन राजधानी पर इसने अधिकार किया, लेकिन अंतिम युद्ध जो जुराइल दीपाइल कोट युद्ध होता है उसमें ये हार जाता है। उसके बाद उद्योत चंद के बाद जो चंद वंश का शासक हुआ 52वां शासक ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का शासनकाल माना जाता है 1698 से लेकर 1708 तक। अब इसने क्या किया कि 1699 में ही इसका जो गढ़वाल का समकालीन शासक था वो था उस समय फतेह शाह। ठीक है, फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह का जो गढ़वाल का बदानगढ़ किला था उस पर ही आक्रमण कर देता है 1699 में, और वहां पर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ ही ले जाता है और अल्मोड़ा में उसे स्थापित कर देता है। ये यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा चंद वंश का शासक था जिसने बदानगढ़ किले पर आक्रमण करके वहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अपने साथ ले गया और अल्मोड़ा में स्थापित किया। तो वो था ज्ञानचंद। और इसका समकालीन कौन सा शासक था, फतेहपति शाह। लेकिन भले ही बाद में फिर से फतेहपति शाह क्या कर देता है, बदानगढ़ को अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद इसने ज्ञानचंद ने अपने पिता उद्योत चंद के तरह ही क्या किया था, डोटी पर भी आक्रमण किया था। तो ये था ज्ञानचंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद जो अगला चंद शासक है वो है जगत चंद। 53वां चंद शासक कौन है, जगत चंद। 1708 से लेकर 1720 तक इसने शासन किया था। जगत चंद एक कुशल और लोकप्रिय शासक था और इसने जनता के हित में अनेक कार्य किए। इसीलिए जगत चंद के शासन काल को माना जाता है कुमाऊं का स्वर्ण काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना जाता है, जगत चंद के शासन काल को। अब इसका जो समकालीन गढ़वाल नरेश था वो कौन था, फतेह शाह ही था। और इसने क्या कर दिया, पहले तो बदानगढ़ किले पर अधिकार किया और उसके बाद जो गढ़वाल वंश के राजाओं की राजधानी थी श्रीनगर, उस पर चढ़ाई कर दी और श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार करने वाला चंद वंश का शासक, तो वो था आपका जगत चंद। ये आपको कैसे याद रखना है, पूरे जगत को जीतने वाला, क्योंकि उस समय गढ़वाल कुमाऊं, यहाँ पे उत्तराखंड का जगत क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं हो गया। तो इसने कुल मिला के इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि इसने क्या कर दिया, जगत चंद ने श्रीनगर पर भी अधिकार कर लिया और वहां पे अधिकार करके वहां पे अपने किसी प्रतिनिधि को बिठाकर फिर यह पुनः लौट आता है अपने कुमाऊं में।
और बाद में फिर जो गढ़वाल का शासक था फतेहपत शाह, उस समय तो वो देहरादून की तरफ भाग जाता है, लेकिन बाद में पुनः वो श्रीनगर पर अधिकार कर लेता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है, और साथ ही साथ इसने ये ऐसा शासक था जगत चंद जिसने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार किया और उसको अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो श्रीनगर पर इसने अधिकार किया। उसके बाद इसने मुगल बादशाह जो तत्कालीन था बहादुर शाह से इसने भेंट की। तो जितने भी शासक हुए चंद में किस किस मुगल वंश से किसने भेंट की, मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इससे पहले हमने आपको बाज बहादुर चंद के बारे में बताया था यहाँ पे। ठीक है, इसने भेंट की थी यहाँ पे शाहजहां से। उससे पहले हमने आपको रुद्रचंद के बारे में बताया था, और रुद्रचंद ने किससे भेंट की थी, अकबर से भेंट की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि मुगल वंश से किस प्रकार के संबंध रहे हैं कुमाऊं के चंद राजाओं के। तो यहाँ तक हो गया आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह से इसने भेंट की। और जगत चंद की जो मृत्यु हुई वो किससे हुई थी, चेचक से हुई थी दोस्तों, जो कि कुमाऊं का स्वर्ण काल जिसको माना जाता था, जिसके शासनकाल को, उसकी मृत्यु आखिरकार कैसे होती है, चेचक से होती है। अगला चंद शासक आता है यहाँ पे देवीचंद जो कि 54वां शासक था कुमाऊं में चंदवंश का, और इसका शासनकाल माना जाता है 1720 से लेकर 1726 तक। देवीचंद जो कि जगत चंद का ये पुत्र था, और इसको कहा जाता है कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य किसको कहा जाता है, देवीचंद को कहा जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि देवीचंद के जो सलाहकार थे, जो राज दरबारी थे, ये चाटुकार सलाहकार थे, और इन्होंने उसे राजा विक्रमादित्य जैसे बनाने का सपना दिखाया, और इन सपनों के कारण उन्होंने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से लूट दिया, इसके सारे राज खजाने को लूट दिया। इसलिए इसको कहा जाता है कि कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य, क्योंकि ऐसे इसको सपने दिखाए गए थे। और जब इसने सपने देखने लग गया, सारा इसको राज खजाना लूट दिया, तो तब इसकी स्थिति कैसी हो गई, मोहम्मद तुगलक की जैसी हो गई थी। और मोहम्मद तुगलक, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इतिहासकारों ने इसको मोहम्मद तुगलक की भी संज्ञा दी है, क्योंकि सपने तो देखे थे इसने राजा विक्रमादित्य बनने के, लेकिन आखिरकार ये बन किसकी तरह गया, मोहम्मद तुगलक की तरह बन गया। मोहम्मद तुगलक के बारे में आप इतिहास में पढ़ते होंगे, इंडियन हिस्ट्री, वहां पे आपको बताया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से, कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य किसको कहा जाता है, देवीचंद को कहा जाता है, और कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है, देवीचंद को ही कहा जाता है। साथ साथ इसने रूहेला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति भी नियुक्त किया था दोस्तों। उसके बाद जो अगला चंद शासक हुआ अजीत चंद, 55वां ये चंद शासक है, और इसका शासनकाल माना जाता है 1726 से लेकर 1729 तक। इसके समय एक तो पारिवारिक कलह बढ़ गया था काफी ज्यादा, और जो राज दरबारी थे उन्होंने राज्य प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। तो इसके समय माणिकगेड़ा, जिसको मानगेड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और पूरण मल ने क्या किया, राज्य प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और अपने आप चलाने लग गए थे। कुल मिला के अजीत चंद जो था वो एक कठपुतली बन के रह गया था माणिकगेड़ा और पूरन मल की। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाद में इन्होंने अजीत चंद की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। उसके बाद जो 56वां शासक आता है चंदवंश में, कल्याण चंद। इसका शासनकाल 1729 से लेकर 1747 माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले अभी बताया कि यहाँ पे माणिकगेड़ा और पूरन मल ने राज्य प्रशासन ले लिया अपने हाथों में। तो फिर कल्याण चंद क्या करता है, पारिवारिक कलह के कारण शरण ले लेता है डोटी नरेश के यहाँ, और अब जाके यहाँ पे क्या होता है, कुमाऊं की गद्दी हो जाती है खाली। तो कुमाऊं का एक अन्य वहां पे एक विश्वसनीय क्या था, वहां पे एक अधिकारी था राज दरबार में, अनूप सिंह तड़ागी। वो फिर बाद में क्या कर देता है, बहुत सारे राज्य के अधिकारियों को इकट्ठा करता है और फिर वहां चल जाता है डोटी नरेश के यहाँ, वहां से कल्याण चंद को वापस बुलाता है। तो कल्याण चंद क्या करता है, कुछ समय बाद जो ये आपका मानसिंह गढ़ था, ठीक है, माणिकगेड़ा, इसकी हत्या करवा देता है। अब देखो इसके शासनकाल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है। तो एक तो इसके समय प्रसिद्ध कवि था शिव, ठीक है, उसने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की, प्रसिद्ध कवि शिव ने, जो कि किसका राज दरबारी कवि था, कल्याण चंद का। साथ ही साथ इसने अल्मोड़ा में क्या बनाया, चौमहल बनाया। अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनाया, कल्याण चंद ने। और इसे कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता है। इसका एक दीवान था, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शिवदत्त जोशी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं शिवदत्त जोशी किसका दीवान था, तो वो था आपका कल्याण चंद का। और इसका पुत्र था जो दीपचंद, उसका दीवान कौन था, हर्षदेव जोशी। तो शिवदत्त जोशी, इसको कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है, शिवदत्त जोशी को। अब कुमाऊं का शिवाजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि
कल्याण चंद के शासनकाल में रोहिला आक्रमण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट घटना है इसके शासनकाल की। कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? कल्याण चंद के शासनकाल में। और वहां पे शिवदत्त जोशी ने काफी पराक्रम दिखाया था, इसकी सेना ने, शिवदत्त जोशी ने, इसलिए इसको कुमाऊं का शिवाजी भी माना जाता है, ऐसा कहा गया है कई इतिहासकारों ने। तो जब इसके शासनकाल में कुमाऊं का रोहिला आक्रमण हुआ था तो कल्याण चंद रोहिलों के डर से गैरसैंण भाग गया और वहां पे गढ़वाल नरेश, जो तत्कालीन गढ़वाल नरेश था, इसका समकालीन प्रदीप शाह था, प्रदीप शाह से इसने क्या मांगी? संरक्षण मांगी। प्रदीप शाह ने इसको संरक्षण दिया और दोनों ने मुकाबला किया कि इनका रोहिलाओं का, ठीक है। लेकिन रोहिला काफी ये शक्तिशाली थे और इन्होंने दोनों तरफ आक्रमण कर दिया, गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया और कुमाऊं पर भी आक्रमण कर दिया। तो इसके बाद रोहिलाओं से संधि की प्रदीप शाह ने, और संधि में प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को 3 लाख रुपए उधार दिए, जो यहाँ पे कल्याण चंद ने फिर किसको लौटाए? रोहिलाओं को लौटाए। क्योंकि रोहिलों ने क्या किया कि हमें जो युद्ध में हमारी जो क्षति हुई है उसके हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो 3 लाख रुपए इनको देने पड़े रोहिलों को, तब जाके यहाँ पे ये संधि हुई। तो इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है दोस्तों? वो है रोहिला आक्रमण, जो कि कल्याण चंद के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट जो शासक हुआ चंदवंश में, दीपचंद। इसका शासनकाल 1748 से लेकर 1777 तक माना जाता है और 57वां शासक था ये चंदवंश का। ये था कल्याण चंद का पुत्र, जो कि कल्याण चंद के बाद बनता है राजा। अब देखो इसका दीवान था हर्षदेव जोशी। ये काफी इंपॉर्टेंट है चंदवंश के इतिहास में, अभी आगे इसका काफी उल्लेख मिलता है। तो हर्षदेव जोशी किसका दीवान था? दीपचंद का दीवान। दीपचंद के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1761 में। क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध, मुगलों और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। अब देखो जो दीपचंद था, क्योंकि मुगल वंश उस समय बिखर गया था और मुगल वंश के शासक के कहने पर दीपचंद ने मराठाओं के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसने मराठाओं के विरुद्ध भेजी थी अपनी सेना। तो इसके शासनकाल की इंपॉर्टेंट घटना 1761 की पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें इसने मराठाओं के खिलाफ अपनी सेना भेजी थी। साथ ही साथ इसने 1752 ईस्वी में दीपचंद ने गढ़वाल के विरुद्ध भी युद्ध अभियान चलाया था। ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं 1752 में। उसके बाद जो अगला शासक हुआ 58वां शासक, मोहनचंद। अब ये मोहनचंद काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि मोहनचंद एक्चुअली दीपचंद का कोई पुत्र नहीं था, ये था एक दरबारी। मोहनचंद मतलब राज्य का अधिकारी था एक, और इसने क्या किया कि जो दीपचंद था इसको और इसके दीवान हर्षदेव जोशी को डाल दिया जेल में, और स्वयं मोहन सिंह था इसका नाम, और स्वयं मोहनचंद के नाम से ये बैठ गया राजगद्दी पर। तो मोहनचंद बना यहाँ पे 58वां शासक चंदवंश का, और इसका शासनकाल 1777 से 1779 तक रहा। इसने दीपचंद और उसका दीवान था हर्षदेव जोशी, उसको डाल दिया जेल में। अब देखो उस समय गढ़वाल में किसका शासन था? ललित शाह का शासन था। तो हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, और ललित शाह आक्रमण करता है मोहनचंद पर, और वहां पे अल्मोड़ा पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लेता है, मोहनचंद को वहां पे पराजित करता है। और पुनः वहां पे हर्षदेव जोशी और अन्य दरबारियों ने मिलकर क्या किया? ललित शाह जो था इसका पुत्र था प्रद्युम्न शाह, ठीक है। ललित शाह का पुत्र कौन था? प्रद्युम्न शाह। तो हर्षदेव जोशी के बुलाने पर ललित शाह यहाँ पे आया था। तो अब हर्षदेव जोशी ने कहा कि जब ललित शाह ने यहाँ पे इसको विजित कर लिया है कुमाऊं को, तो ललित शाह के पुत्र को यानी प्रद्युम्न शाह को हम प्रद्युम्न चंद के नाम से क्या बनाएंगे? यहाँ पे शासक बनाएंगे। तो 1779 में प्रद्युम्न शाह क्या करता है? प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बनता है। तो ऐसा गढ़वाल का ऐसा शासक जो गढ़वाल का राजा भी रहा और कुमाऊं का राजा भी रहा, वो था आपका प्रद्युम्न चंद। ये प्रद्युम्न शाह, ठीक है। प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से चंदवंश का राजा बना। तो कुल मिला के 59वां जो राजा हुआ चंदवंश में वो हुआ प्रद्युम्न चंद, ठीक है। ये एक्चुअली गढ़वाल के ललित शाह का पुत्र था प्रद्युम्न शाह, जो कि प्रद्युम्न चंद के नाम से यहाँ पे शासक बनता है। 1779 से लेकर 1786 तक इसका क्या चलता है? राजकाज चलता है, शासन चलता है। अभी क्या होता है कि जब ये 1779 में बन गया कुमाऊं का राजा, अब ललित शाह आता है गढ़वाल की और उसकी मृत्यु हो जाती है, और गढ़वाल में फिर वहां पे क्या हो जाता है? ललित शाह का जो दूसरा पुत्र था वो वहां पे राजा बनता है। लेकिन ये फिर प्रद्युम्न शाह को ये बात जचती नहीं है और वो पुनः वापस आ जाता है गढ़वाल की ओर, लौट आता है 1786 में, 1786 में।
प्रद्युम्न चंद लौट आया गढ़वाल की ओर और गढ़वाल में ये प्रद्युम्न शाह के रूप में फिर शासन करने लग गया। इसने गढ़वाल की गद्दी संभाली। अब यहाँ पे कुमाऊं की गद्दी फिर से खाली हो गई और प्रद्युम्न शाह के बाद हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं कुमाऊं का ये शासन करने लग गया। देखो हर्षदेव जोशी जो कि दीपचंद का दीवान था, राजा उस समय दीपचंद था और उसका दीवान था हर्षदेव जोशी, लेकिन अब हर्षदेव जोशी स्वयं यहाँ पे प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन करने लग गया है। अब होता है पालीग्राम युद्ध। ये काफी इंपोर्टेंट युद्ध है। 1786 में 1786 में होता है पालीग्राम युद्ध। किस किस के बीच? मोहन सिंह और हर्षदेव जोशी के बीच। मोहन सिंह जिसको ललित शाह ने यहाँ पे पराजित किया था, ये मोहन चंद, ठीक है। तो मोहन चंद या मोहन सिंह के बीच और हर्षदेव जोशी के बीच होता है पालीग्राम युद्ध और मोहन सिंह हर्षदेव जोशी को इस युद्ध में परास्त कर देता है और पुनः राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब हर्षदेव जोशी ने फिर यहाँ पे आक्रमण किया मोहन चंद के विरुद्ध 1788 में और वहां पे मोहन सिंह की हत्या कर दी और पुनः अब क्या कर दिया, अब ये स्वयं यहाँ पे राजगद्दी पे नहीं बैठता है बल्कि किसी शिव सिंह नाम के व्यक्ति को शिवचंद के नाम से 1788 में चंद्रवंश का शासक बनाता है। देखो हर्षदेव जोशी के बाद कितने यहाँ पे मतलब चंद्रवंश में कितना कुछ देखने को मिला, तो इसलिए हर्षदेव जोशी का इतिहास जो कुमाऊं का इतिहास है उसमें इंपॉर्टेंट स्थान है। तो हरदेव जोशी ने अब किसको यहाँ पे शासक बना दिया है? शिव सिंह व्यक्ति को शिवचंद के नाम से शासक बना दिया है। और 60वां राजा कौन बना चंद्रवंश का? शिवचंद। 1788 में ये राजा बनता है चंद्रवंश का। तो शिवचंद का जो यहाँ पे शासनकाल रहा 1788, मतलब एक ही साल, लगभग एक साल है उससे कम इसने शासन किया। हरदेव जोशी की मदद से ये चंद्रवंश का 60वां राजा बना। ठीक है, यहाँ पे 60 है, इसको 60 कर देना। उसके बाद चंद्रवंश का जो 61वां राजा बनता है महेंद्र चंद। अब देखो ये कैसे राजा बनता है, राजा कौन था इससे पहले? शिवचंद। तो यहाँ पे महेंद्र चंद का पिता कौन था? मोहन चंद, जिसकी हत्या किसने की थी? हर्षदेव जोशी ने। तो मोहन चंद का भाई था लाल सिंह। लाल सिंह ने क्या किया? गढ़वाल के राजा का जो भाई था, प्रद्युम्न शाह का भाई था पराक्रम शाह, उसकी मदद से यहाँ पे फिर आक्रमण करता है और वहां पे हर्षदेव जोशी को परास्त करके वहां पे मोहन चंद के पुत्र महेंद्र चंद को यहाँ पे क्या बनाता है? राजा बनाता है। तो 61वां राजा बनता है महेंद्र चंद, जिसका शासनकाल 1788 से लेकर 1790 तक माना जाता है। और ये था चंद्रवंश का अंतिम शासक, क्योंकि 1790 में यहाँ पे नेपाल के गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया और महेंद्र चंद को वो हवाला बाग मैदान, ये युद्ध लड़ा गया हवाला बाग मैदान में 1790 में महेंद्र चंद और गोरखाओं के विरुद्ध, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, और यहाँ पे इसको ये पराजित कर देते हैं। तो गोरखाओं ने जो कुमाऊं पर आक्रमण किया वो किसके निमंत्रण पर किया? हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महेंद्र चंद के चाचा लाल सिंह ने हर्षदेव जोशी को यहाँ पे परास्त किया और उस किसको बिठा दिया यहाँ पे? मोहन चंद के पुत्र महेंद्र चंद को। तो हर्षदेव जोशी जो कि उस समय क्या चला, भले उसने शिवचंद को यहाँ पे शासक बनाया था, लेकिन राजकाज कौन चलाता था? हर्षदेव जोशी ही चलाता था, क्योंकि हर्षदेव जोशी की मदद से यहाँ पे शिवचंद शासक बना। तो अब इसको ये बात तो निखरनी थी, अखरनी थी, तो उसने क्या किया? फिर गोरखाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया, ऐसा माना जाता है, और गोरखाओं ने इसको परास्त कर दिया और उसके बाद यहाँ पे कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। तो 1790 में यहाँ पे कुमाऊं में गोरखाओं का यहाँ पे अधिकार हो गया और वहां से यहाँ से शुरू होता है कुमाऊं में गोरखा शासन। तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उसके बारे में। अभी इसका एक नेक्स्ट पार्ट दूसरा क्या आएगा, कुमाऊं में कुमाऊं का क्या होगा, जो भी राज्य प्रशासन था, राज्य प्रबंधन कैसे था, कुमाऊं में चंद्रवंश के शासनकाल में कौन कौन से कर लिए जाते थे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों वो भी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।